वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर के डे 1 में अगर हम बात करें जो कल हुआ था, वहां हमें कोई थ्रिलर या कोई अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ओमान यूएई नेपाल तीनों ने अपने मैच जीते, लेकिन आज अब तक 2 मैचेस हो चुके हैं। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तब तो तीसरा मैच भी शुरू हो चुका होगा। खैर, लेकिन 2 मैच अब तक हो चुके हैं और दोनों में ही एक अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आया। जहां पर पहले मैच में कतर वर्सेस जो मलेशिया जो गेम हुआ उसका एनालिसिस हमने डाला हुआ है। सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जाकर जरूर सुनिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। आप रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जाकर एक बार जरूर सुनिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और एक और हुआ आज जापान वर्सेस कुवैत। जी हाँ, आज कुवैत के लिए डू और डाई गेम था। आज वो अगर हारते तो डेफिनेटली टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, क्योंकि गेम भी कंप्लीट हो जाते, और जापान ने एग्जैक्टली वही किया। जी हाँ, जापान ने जो कि 44वीं रैंक की टीम है और कुवैत को जो कि उनसे 20 गुना ज्यादा ऊपर की 20 रैंक हायर टीम है, 23 रैंक की टीम है, उन्हें मात देती है। वो भी ऐसे कोई 105 110 वाले जो हम देखते हैं ओल्ड ट्रिकी बोरिंग मैच में नहीं, एक अच्छे खासे 177 रन के चेस करते हुए उन्होंने कुवैत को इस मैच में मात दी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जापान को कि वो अब ऑब्वियस सी बात है सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वो और नेपाल दोनों ही क्वालिफाई यहाँ पर कर चुके हैं। दोनों ही पहली टीम बनी। जापान ने कुवैत को हराया, जापान तो पहुंच गई सुपर 6 में, नेपाल ने भी अपना ठप्पा लगा लिया इसी के साथ। अगर अब ये डिसाइड होगा कि इस ग्रुप में बेस्ट टीम कौन सी है, वो कल के मैच से पता चलेगा। यार इस मैच में कैसे चीजें घटी है फेस बाय फेस। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो कुवैत ने 53 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं जापान ने 1 से 6 ओवर में 63 रन बनाए 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जापान के नाम रहा पहला फेस। शुरुआत बहुत अच्छी रही। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें मिडिल ओवर्स की, तो यहाँ पर कुवैत ने 70 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं जापान ने 79 रन किए लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेट उन्होंने गंवाए और ये फेस भी जापान के नाम रहा। वहीं पर फाइनल ओवर यानी कि डेथ ओवर की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ पर 54 रन बनाए कुवैत ने 3 विकेट के नुकसान पर, और जापान ने 36 रन किए सिर्फ 2 विकेट गंवाकर, और ये फेस और ये मैच जापान जीतने में कामयाब। बिल्कुल, आप दोनों ही फेसेस में देखेंगे, फेस 1 फेस 2, वहां पर विकेट जरूर दोनों टीमों के सेम है, लेकिन हर बार जापान ने कुवैत से लगभग 9-10 रन ज्यादा ही मारे। फेस 1 में भी फेस 2 में भी ये उनको बहुत काम आया। जब वो डेथ में गए, डेथ में उनके 36 रन थे, लेकिन ओवर्स भी 3 बॉलें बची हुई थी, उनका डेथ का काम आसान हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 48 डॉट बॉल्स कुवैत ने खेली है, लगभग 8 ओवर डॉट बॉल में निकाल दी एक अच्छी बैटिंग विकेट, जहां पर इस समय अभी तक इतने हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को नहीं मिले, लेकिन ये वो मैच देखने को मिला जहां पर हमें 350 के आसपास रन मिले पड़े हैं दोनों टीमों को मिलाकर। वहां पर उस विकेट पर 8 ओवर डॉट बॉल खेल दिए कुवैत ने। आप खुद सोच सकते हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा गलतियां की है कुवैत ने, जहां पर डेफिनेटली इन डॉट बॉल्स को 27 28 29 30 के आसपास लाया जा सकता था। बहुत ज्यादा हो गई। अच्छी विकेट पर 8 ओवर डॉट बॉल खेलने का कोई मायने नहीं बनता यहाँ पर, जो उन्हें डेंट कर गया और वो मैच यहाँ पर गवा बैठे। खैर, यहाँ पर कुवैत के बल्लेबाजी की बात करते हैं। कुवैत के बल्लेबाजी का जो टॉप कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा वो रहा, अगर आप देखें क्लिंटो एंटो 34 रन की 28 गेंदों में, लेकिन इतना नाकाफी है। उनका स्ट्राइक रेट देखिए आप, महज 121 का। इस स्ट्राइक रेट से ओपनर अगर आप इतनी गेंदें खेल लेंगे, पावर प्ले भी आपको मिलता है, इतना काफी नहीं है। आपको लंबी इनिंग के लिए जाना था। रविदा ने भी रन नहीं किए, महज 4 रन पर आउट हो गए। मीत भावसर 24 गेंदों में 29, बहुत स्लो इनिंग। आप दूसरी तरफ जापान के टॉप 3 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट देखिए और इनके बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट देखिए, बहुत कमजोर रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन आया जाहिर अली की तरफ से और यासीन पटेल की तरफ से 41 और 40 का रिस्पेक्टिवली, जिसके टोटल के बाद अगर आप देखें 177 रन टीम बनाने में कामयाब रही। फिर से वही जो हमने कल आपके सामने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, टॉप 3 का परफॉर्मेंस जब भी बेहतर नहीं होता, टीम हारती ही हारती है। आज भी वही हुआ। आप ये जरूर कहेंगे कि फिर भी टीम 177 तो पहुंच गई, लेकिन हारे तो अभी भी ना। बिल्कुल, हमारे देसी नुस्खे में कह लीजिए कि ये तीनों थोड़े से लकी हैं। ये तीनों में से ज्यादा सब रन करते हैं तो टीम जीतते हुए नजर यहाँ पर आती है। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करें जापान की, बॉलिंग यूनिट में किस तरह की बॉलिंग नंबर्स वगैरह क्या है? देखिए, बॉलिंग के लिहाज से तो इतना बेहतर आउटपुट नहीं रही। आप देखेंगे चेंजिंग ऑफ बॉलर जो रहे, बॉलर जो चेंज किए हैं वो बहुत ज्यादा है। वो बयां कर देते हैं कहानी। बॉलिंग से जापान की टीम थोड़ा बैकफुट पे जरूर रही। अगर हम देखें तकरीबन 7 बॉलरों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अगर हम जी हाँ 8 बॉलरों का इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही ज़्यादा कहना होगा, थोड़ा सा बॉलिंग से और ज़्यादा बेहतर की ज़रूरत है जापान को। सवाउरीश रविचंद्रन ने एक खासा अच्छी बॉलिंग कराई। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन दिए और 2 विकेट निकाला। उसके अलावा कोई ऐसे बॉलर रहे नहीं जिनकी बॉलिंग कोई खासी इंप्रेसिव रही, और एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा दिए हैं जापान ने। उस पर भी डिक्लेन ने 2 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट निकाले। जरूर 3 विकेट जरूर निकाले उन्होंने, और कुछ लास्ट में कोशिश जरूर की उन्होंने पुश थोड़ा
सा विकेट निकालने की, लेकिन कलेक्टिव जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही जापान की, अगर आप देखेंगे वो इतनी बेहतर नहीं रही, थोड़ा सा कम स्कोर और हो सकता है। 9 वाइडे और 4 नो बॉल दी है जापान ने। बिल्कुल बिल्कुल 16 एक्स्ट्राज है लगभग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बॉलिंग के लिहाज से बिल्कुल कहना होगा कि आउटिंग जो रही बॉलर्स की वो बिल्कुल अच्छी तो नहीं, बिलो एवरेज आप कह सकते हैं, इतनी खासी नहीं रही और इंप्रूवमेंट की जरूरत है जैसे जैसे आप टूर्नामेंट में आगे जाते हो। बिल्कुल सही कहा, लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल नहीं मानेगा कि जापान की बॉलिंग अच्छी हुई है, इससे बहुत बेटर बॉलिंग वो करा सकते थे, होनी चाहिए। अब आप सुपर 6 में जा रहे हैं तो वहां पर आपको और स्ट्रॉन्ग, ये 200 का टच हो जाता है, ये 200 का टच हो जाता। अगर जैसे हमने कहा 48 डॉट बॉल उन्होंने खेली है, आराम से इस बॉलिंग में 210-15 लग सकते थे। बहुत खराब बॉलिंग हुई है, बॉलिंग और बेहतर करना पड़ेगा। 9 एक्स्ट्रास 4 नो बॉल नहीं, ये तुक नहीं बनता, ये अच्छी बॉलिंग नहीं है। बल्लेबाजों ने बचा लिया, वरना ये अच्छी बॉलिंग नहीं है। वो बायलैटरल सीरीज में आप करते रहिए, इवेंट में जब आप आते हैं कोई एक्सक्यूज नहीं, ये हो गया वो हो गया नहीं। इवेंट पे थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, आप सीधे रेस से भाग देंगे। कुवैत ने बहुत ज्यादा खराब खेला बल्लेबाजी में, ये आराम से 215-20 पहुंचना चाहिए था, जिस तरह की खराब बॉलिंग जापान की यहाँ पर हुई है। बात करते हैं जापान की बैटिंग डिपार्टमेंट की। सबसे बड़ा यूएसपी जो जापान के लिए रहा इस पूरे उनके चेज में, वो था लगभग सभी बल्लेबाजों का अटैकिंग अप्रोच। इस पूरे यूनिट में रन सब देख रहे हैं, इस अप्रोच को समझाएंगे आप? नहीं, ये प्लान था, ये फुली प्लान था। आप इसे प्लान कह सकते हैं, कोच के द्वारा, कप्तान के द्वारा। ये एब्सोल्युटली प्लान था कि हमें इस पिच पर आना कैसे है और किस तरीके का अपना इंटेंट दिखाना है, और साथ ही काफी अच्छे शॉट्स भी बल्लेबाजों ने दिखाए। 2 तरीके होते हैं खेलने के, आप घटिया तरीके से भी रन्स कर सकते हैं, रन्स मैटर करते हैं। लास्ट में यही कहा जाता है कि रनिंग मैटर करता है T20 में, बिल्कुल करता है, लेकिन खेलने का तरीका घटिया शॉट तक आप 178 तक तो नहीं पहुंचे। हाँ जी हाँ, आपकी गाड़ी 110-20 पे अटक जाएगी। बिल्कुल। तो सीधे बल्लों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, फ्लेमिंग हो आपके, उसके बाद हम बात करें ईशम रहमान हो, रविचंद्रन हो, ताकाहाशी, या आप इनके स्ट्राइक रेट्स देखिए हैं। बिल्कुल काडवाको फ्लेमिंग का 148, ईशम रहमान का 164, सवारुस रविचंद्रन का 135, उसके बाद इब्राहिम ताकाहाशी का 177। और आप देखेंगे तो बाउंड्रीज, यानी कि आप रोप के बाहर भेजने की इतनी कोशिश नहीं की है जितना आप कहें बाउंड्री डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश की। हाँ, मैं यही वर्ड बोल रहा था, ग्राउंडेड काफी खेलने की कोशिश किया। आप फ्लेमिंग के चौके देखें, आप ईशम रहमान के चौके देखें, तो ये आपको लगेगा कि ग्राउंडेड। आपने इनिंग भी देखी होगी, अगर बहुत लोग देख भी रहे थे तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि काफी अच्छे तरीके से जापान ने इस चेस को कंप्लीट किया है। उस चीज की तारीफ हमें जरूर करनी होगी। जापान की जो बल्लेबाज हैं उन्होंने काफी क्लिनिकल चेस यहाँ किया है, ज्यादा चांसेस दिए। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज जरूर डेल के डायन करना चाहेगा कि बॉलिंग खराब का भी बहुत साथ मिला पर ये स्कोर हर टीम के खिलाफ ये चेज नहीं होगा, ये डेफिनेटली डेल भी कहेगा। बॉलिंग जो खराब रही है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन फिर भी 178 चेज करना ऐसा नहीं किया और आपने बल्ला घुमाया और 178 चेज हो गए। यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा ईशम रहमान को और अभिषेक आनंद। चले नहीं, वरना अभिषेक आनंद भी बेहतरीन बल्लेबाज वो भी है कहीं ना कहीं। और ईशम रहमान टॉप एंड खेले थे अभी एसीटी के लिए, टॉप एंड टूर्नामेंट पूरा का पूरा उन्होंने खेला। और अभिषेक आनंद तो खैर इंडिया से ही है, कानपुर के ही है वो, फिलहाल जापान चले गए, वहां पर वो मैच खेलते हैं। तो खैर उसके बाद कावाको फ्लेमिंग भी अच्छा कर रहे थे, वो भी रन आउट हुए। सवारुस रविचंद्रन अच्छा कर रहे थे, वो भी रन आउट हो गए। और अगर हम बात करें, वरना ये मैच और जल्दी फिनिश हो सकता था अगर ये दो बल्लेबाज थोड़ा सा और लंबा चले जाते और रन आउट के शिकार यहाँ पर नहीं होते। कुवैत की बॉलिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, नंबर सबको यहाँ पर दिख रहे हैं। बॉलर्स ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है। क्या रीजन रहा है कि कुवैत के बॉलर्स 177 भी डिफेंड नहीं कर पाए जापान के सामने? मुझे सिर्फ रीजन समझाएं। लेंथ और लाइन जो रही है वो बहुत खराब रही है। आप देखेंगे जिस तरीके से जो लाइन पे बॉल डाल रहे हैं वो ज्यादातर लेग वाइज आप पैरों पे जा रहे हैं और आप वाइड की तरफ जा रहे हैं, या फिर ऑफ साइड की वाइड की तरफ काफी जा रहे हैं, तो ये बॉल कहीं से भी ठीक नहीं है। स्टंप लाइन पर काफी ज्यादा कम रहे हैं कुवैत के बॉलर्स, स्टंप लाइन को कम टारगेट किया है और उसी वजह से हमें देखने को मिला। लेंथ काफी ज्यादा पुअर रही है, काफी इजी पिकिंग रही है बल्लेबाजों के लिए कि बहुत आसानी से पिक कर पा रहे हैं कि हाँ। जिन्होंने कल देखा होगा गुलशन दाना जो 3 बैक टू बैक सिक्सेस मारे थे, लगभग वही लेंथ पूरी इस बॉलिंग में डाली है। इजी लेंथ पिकिंग थी, कल गुलशन ने भी वही किया और आज जापान के बल्लेबाज ने भी। बिल्कुल बस यही कहना है और यही कुवैत की हार की वजह रही है। बॉलर्स और बल्लेबाजों का थोड़ा डॉट बॉल खेलना, वहां पर 200 ये तकरीबन टारगेट हो सकता था, जहां बल्लेबाजों ने खुद थोड़ा सा ढीला छोड़ा। और बॉलर्स का हाल पहले मैच में भी अच्छा नहीं रहा, दूसरे मैच में भी अच्छा नहीं रहा। यासीन पटेल फिर जो कि एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी बेरंग नजर आए हैं, और मोहम्मद असलम
बिल्कुल सही कहा, और ये हमने शुरू में ही कहा था टूर्नामेंट शुरू से पहले कि यासीन पटेल इनके बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है। अगर ये बॉलर नहीं चलेंगे तो आसपास से कितने विकेट ले लें, टीम को फायदा नहीं होने वाला। और आप देखिए कल के मैच में भी यासीन पटेल ने खासा नहीं चले, और आज तो बिल्कुल भी नहीं चले, और टूर्नामेंट में नहीं चले, और टीम भी चल गई, चलती चली गई अपनी कुवैत की तरफ। वापस अब वो लौटेंगे। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशन जापान को, बेहतर यहाँ पर टीम ने परफॉर्मेंस किया और कुवैत को यहाँ पर मात दी है। कल जापान का मुकाबला नेपाल से होगा, देखना पड़ेगा कि जापान अपने से और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कुवैत से बहुत ज्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग टीम है नेपाल, वहां पर उनके खिलाफ कैसे परफॉर्मेंस करती है वो देखने वाली बात यहाँ पर फिलहाल होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए के साथ।